अब स्टार्ट करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसे हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके फीचर्स क्या है देखेंगे। कंसिडर द मार्केट फॉर सोप एंड डिटर्जेंट्स अमंग द वेल नोन ब्रांड्स। Consider the market for soaps and detergents. Among the well-known brands on sale are Lux, Vival, Synthol, Dettol, L'Oreal, Pierce, Lifebuoy, etc. Is this market an example of perfect competition? Since all the soaps are almost similar, one might think that this is an example of perfect competition. But on a close inspection, we find that though these products are technically and functionally similar, each seller produces and sells a product which is different from those of his competitors. देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या थी, जो प्रोडक्ट्स थे वो कैसे थे, होमोजीनियस थे, सेम थे, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, भले ही ये सारे प्रोडक्ट्स का पर्पस एंड यूज सब कुछ सेम होगा, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, ये सब डिफरेंट है। हर किसी की एक अपनी अलग खूबी है। जैसे कि लक्स इज क्लेम टू बी अ ब्यूटी सोप, L'Oreal is associated more with freshness, Dettol antiseptic, Dove for smooth young skin। ठीक है, तो भले ही सब एक्चुअल में है सोप, लेकिन हर चीज़ हर सोप की, हर ब्रांड की फीचर्स अलग है। ठीक है, हर एक के स्पेसिफिकेशंस अलग है। The practice of products and service differentiation gives each seller a chance to attract business to himself ऑन सम बेसिस अदर देन प्राइस। देखो हर सोप की अपनी एक अलग यूनिकनेस है। उसी यूनिकनेस के वजह से जो भी सेलर है, वो जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्रोडक्ट का सेल बढ़ा सकता है उस फीचर की वजह से, ना कि प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से तो बढ़ा ही सकता है, लेकिन प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है जो कि उसकी खूबी है। दिस इज़ द मोनोपोलिस्टिक पार्ट ऑफ द मार्केट सिचुएशन। Thus this market contains features of both the market discussed earlier। इसमें मोनोपोली भी है और परफेक्ट कंपटीशन भी है। In fact, this type of market is more common than pure competition or pure monopoly। The industries in monopolistic competition include clothing, manufacturing and retail trade in large cities। There are many hundreds of grocery shops, shoe stores, stationery shops, restaurants, repair shops, laundries, manufacturers of women dresses and beauty parlors in a medium sized or large city। इसके फीचर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। देखो मोनोपोली में क्या था, एक सिंगल सेलर था, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। सोप्स का एग्जांपल हमने देखा, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, मोनोपोली में एंट्री बैरियर था, है ना, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या है, एंट्री एंड एग्जिट दोनों फ्री है। नॉन प्राइस कंपटीशन, देखो मोनोपोलिस्टिक में प्राइस कंपटीशन नहीं है। मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट है ना, हर एक के फीचर्स अलग है। तो यहाँ पे कैसी कंपटीशन होती है, नॉन प्राइस। प्राइस के भरोसे पे लोग कंपटीशन नहीं करते, फीचर्स के भरोसे पे करते, कैरेक्टरिस्टिक्स के भरोसे पे करते हैं, नई फीचर्स लाते हैं, ठीक है, नई स्मेल, नया शेप, नया कुछ लाते हैं, ठीक है। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम का वही फंडा है जहाँ पे MC कर्व MR कर्व को नीचे से कट करता है, और जहाँ पे MC इक्वल्स टू MR होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम है, अब अगर E इक्विलिब्रियम है तो हमारी क्वांटिटी हो गई OM, ठीक है। अब इस पे अगर हम हमारा रेवेन्यू देखें तो हमारा रेवेन्यू जाता है MQ या फिर OP प्राइस है हमारा, ठीक है। और कॉस्ट कर्व हमारा टोटल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा है। तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्राइस हमारी कितनी है, ये हमारी प्राइस है, ये हमारी प्राइस आ रही है, और ये हमारी कॉस्ट आ रही है। प्राइस और कॉस्ट के बीच में इतना फ़र्क है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमें सुपर प्रॉफिट हो रहा है।
क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है। अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम वही है, MC शुड बी इक्वल टू MR एंड MC कर्व मस्ट कट दी MR कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, अब सर इसमें क्या लॉस हो सकता है क्या? डेफिनेटली लॉस हो सकता है। अगर जो मोनोपोली में लॉस का सिचुएशन था वही है, अगर हमारा टोटल कॉस्ट कर्व रेवेन्यू कर्व के ऊपर जा रहा है, कॉस्ट कर्व रेवेन्यू कर्व के ऊपर जा रहा है तो लॉस है। हमारा इक्विलिब्रियम देख लो, इक्विलिब्रियम का आएगा जहाँ MC और MR कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम पे प्राइस कितनी जा रही है और कॉस्ट कितनी जा रही है वो देख लो। रेवेन्यू यहाँ आ रहा है तो ये T तक के हमारा प्राइस है, लेकिन कॉस्ट कर्व को ये कहाँ कट कर रहा है, आगे लेके जाएंगे तो यहाँ H पे कट कर रहा है, तो इतना हमें लॉस हो रहा है, इतना हमें लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब मोनोपोलिस्टिक में भी लॉस हो सकता है। अगर मोनोपोली समझ गया तो मोनोपोलिस्टिक इजीली समझ जाएगा। मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली का कॉपी पेस्ट है, बस फ़र्क क्या है कि मोनोपोली में सिंगल सेलर है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर है, मतलब बहुत सारे मतलब सिंगल से ज़्यादा है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक में प्रॉफिट भी पॉसिबल है, लॉस भी पॉसिबल है, दोनों ही बातें पॉसिबल है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, वही आएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे। तो ये वाला जो सिचुएशन था, ये वाला सिचुएशन कौन सा था, सुपर प्रॉफिट का था। ये क्या था, सुपर प्रॉफिट का था। ठीक है, और ये क्या था, लॉस का था। अब लॉन्ग रन में हमें सुपर प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। लॉन्ग रन में किसी भी केस में सुपर प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों, अगर सुपर प्रॉफिट हो रहा है तो न्यू एंट्रेंट्स, नए कॉम्पिटिटर आएंगे। देखो मोनोपोली की बात अलग है, मोनोपोली के अंदर हमें सुपर प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक वगैरह में सुपर प्रॉफिट लॉन्ग रन में नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट हो रहा है मतलब हम नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट वाली सिचुएशन आएगी तो हर कोई इस बिज़नेस में आने की कोशिश करेगा, तो हमारा प्रॉफिट नॉर्मल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की क्या सिचुएशन आती है, वही MC इक्वल्स टू MR। और अगर हम देखते हैं हमारा कॉस्ट कर्व को रेवेन्यू कर्व से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मल रेवेन्यू जो सेल्स प्राइस है, नॉर्मल रेवेन्यू, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट हम इंक्लूड करके बैठे हैं। ये हमने प्रीवियस 2-3 टॉपिक पहले ही देख लिया था। नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारे सेल्स प्राइस में, ये हमने पहले ही देखा था। तो बेसिकली अगर आपने सिर्फ कॉम्पिटिटिव मार्केट देख लिया और मोनोपोली मार्केट देख लिया तो मोनोपोलिस्टिक तो उसका कॉपी पेस्ट ही है, इसमें एज सच नया कुछ भी नहीं देखा हमने। कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स थे, मोनोपोली में सिंगल था, और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज थे और ठीक है लार्ज थे और फर्म और इंडस्ट्री अलग थी। बहुत सारी फर्म मिलके इंडस्ट्री थी, यहाँ पे भी बहुत सारी फर्म मिलके इंडस्ट्री थी, लेकिन मोनोपोली में जो फर्म है वो खुद ही इंडस्ट्री है। होमोजीनियस थे प्रोडक्ट, यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट थे, और यहाँ तो कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं था। इनसिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, बहुत सारे सब्जी वाले हैं तो एक सब्जी वाला कितना बेच रहा है, हार्डली 0.5% या उतना भी नहीं, या 1% है ना। मोनोपोली में तो पूरा हम ही बेच रहे हैं, और मोनोपोलिस्टिक में हर कोई थोड़ा थोड़ा बेच रहा है, 5-10%। कंपटीशन बहुत है, यहाँ पे तो कंपटीशन ही नहीं है, और यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोनोपोली, हाई डिग्री, सम डिग्री। फ्री एंट्री एग्जिट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर है, यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट है। प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर है, यहाँ पे प्राइस टेकर भी बोल सकते हैं, प्राइस मेकर भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे वैसे बेसिकली प्राइस टेकर है, लेकिन कई केस में हम हमारी प्राइस खुद डिसाइड भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई नया फ्लेवर का सोप लॉन्च कर दिया है, कोई नया नई कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो उसमें हम हमारी प्राइस खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, मतलब सुपर प्रॉफिट वाला पॉसिबिलिटी है। प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस लेस देन अदर मार्केट फॉर्म्स, प्राइस कम होती है, हाई होती है, यहाँ पे हाई होती है परफेक्ट के कंपैरिजन में। डिमांड कर्व इज इन्फिनिटली इलास्टिक, अगर हम 2 रुपये ज़्यादा में सब्जी बेचेंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा, है ना, और 2 रुपये कम में बेचेंगे तो सब हमारे पास आएगा।
डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाई इन इलास्टिक कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मोर इलास्टिक कर्व। MR एंड AR रिप्रेजेंटेड बाय द सेम कर्व, है ना, यहाँ था MR स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एज AR एंड इज ट्वाइस स्टीप। MR कर्व का स्लोप डबल था AR कर्व के, हमने देखा था। MR स्टार्ट्स एट द सेम एज, और वही है, कॉपी पेस्ट है। टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन, है ना, टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट था क्योंकि जो डिमांड था वही हमारा रेवेन्यू था इसमें। TR इज यू शेप, ठीक है। नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल था और यहाँ पे डिपेंड करता है। नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यहाँ नहीं होता है। नो सेलिंग कॉस्ट, यहाँ तो क्या फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट हो सकती है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। प्राइस बिंग गिवन डिसाइड्स ओनली द क्वांटिटी। अब देखो प्राइस तो फिक्स्ड है, सब लोग जो रेट में बेच रहे वही रेट में हमको बेचना है, तो यहाँ सिर्फ हम आउटपुट देखते थे, यहाँ पे हमें दोनों भी चीज़ देखनी पड़ती थी, यानी यहाँ पे भी दोनों। प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, डिक्लाइनिंग पोर्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट और डिक्लाइनिंग पोर्शन ऑफ द एवरेज कॉस्ट। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज हाईएस्ट एंड प्रोड्यूस एट लीस्ट कॉस्ट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेस देन अदर मार्केट फॉर्म। देखो यहाँ पे अगर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट करना होता तो हम देखो प्राइस तो हमारे हाथ में नहीं है, अब प्राइस प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या है, हमें आउटपुट बढ़ाना पड़ता था, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना पड़ता था। तो यहाँ क्या था, हाईएस्ट पॉसिबल सेल करना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमको मोनोपोली है, हम महंगे में बेच रहे, सुपर प्रॉफिट ला रहे हैं, तो एकदम मैक्सिमम क्वांटिटी पे नहीं सेल किया तो भी चलेगा। और यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमम क्वांटिटी। नो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है ना, हर कोई एक ही रेट में बेच रहा है तो कौन एक्सप्लॉयट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल है और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है। इफ़िशियंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ पे इनएफिशिएंट है, यहाँ पे इनएफिशिएंट है। नो वेस्टेज, यहाँ वेस्टेज हो सकता है, यहाँ पे भी वेस्टेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोपोली। We have studied price and output determination under the three market forms. परफेक्ट वगैरह सब देखा हमने। Oligopoly is an important form of imperfect competition. Oligopoly is often described as competition among the few. Professor Stigler defines oligopoly as that situation in which a firm bases its market policy in part on the expected behavior of a few close rival. In other words, when there are few sellers in a market selling homogeneous or differentiated products, oligopoly is said to exist. देखो यहाँ पे क्या है, few sellers है जो एक तो homogeneous product सेल कर रहे हैं या differentiated product सेल कर रहे हैं। Oligopolies mostly arise due to those factors which are responsible for the emergence of monopolies. Unlike the monopoly where single firm enjoys absolute market power, under oligopoly a few firms exercise their power to keep possible competitors. ओलिगोपोली क्यों होती है, वही जो फैक्टर्स हमने मोनोपोली में देखे थे वही फैक्टर्स की वजह से ओलिगोपोली होती है कि हाई कॉस्ट है, लाइसेंसिंग है या एंट्री एग्जिट बैरियर है, उन्हीं वजह से ये सारी उसी वजह से ओलिगोपोली भी होती है। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देयर आर हैंडफुल फर्म्स। देखो ऑटोमोबाइल में कितने हैं, 10-15 ही मैन्युफैक्चरर है ना, और सब प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं, स्लाइट डिफरेंस होता है, जैसे कि बलेनो, स्विफ्ट एंड अल्ट्रॉस, तीनों भी सेम रेंज की कार है, तीनों में लगभग सेम फीचर है ना। पेप्सी, कोका कोला, ठीक है, क्या ये ओलिगोपोली का एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली occurs when the product is homogeneous in nature। 10 मिनट। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, देखो अब एल्यूमिनियम ओलिगोपोली में देखो क्या है, एक प्योर ओलिगोपोली है। प्योर ओलिगोपोली में क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है। अब अगर कोई एल्यूमिनियम का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो एल्यूमिनियम मतलब क्या है, वो तो एल्यूमिनियम ही एक ही जैसा निकलेगा ना, एक 19-20 का फर्क गिरेगा, एक हार्डली 2-4-5% का फर्क गिरेगा, बाकी एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम ही है। स्टील प्लांट है तो स्टील ही है ना। तो इसमें कैसा होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, इसमें प्योर ओलिगोपोली में।
open and closed oligopoly. In an open oligopoly market, few firms can enter the market and compete with the existing firm. But in closed oligopoly, entry is restricted. Open में कैसा है, एंट्री बैरियर नहीं है या कम है, लेकिन क्लोज में एंट्री बैरियर है. Collusive and competitive oligopoly. When few firms of the oligopoly market come to a common understanding or act in a collusive with each other in fixing the prices or output or both, it is a collusive oligopoly. देखो, जहाँ पे कोलैबोरेशन हो जाता है, जहाँ पे कार्टेलिंग हो जाती है, उसे हम कहते हैं कोलिजिव ओलिगोपोली. जैसे कि अगर सभी कार मैन्युफैक्चरर्स ने डिसाइड कर लिया कि बलेनो, स्विफ्ट और अल्ट्रास हम 9 लाख से कम में नहीं बेचेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, कोलिजिव. इसे कहेंगे कोलिजिव. लेकिन तीनों भी, जैसे कि 3 कौन हो गए, टाटा, नेक्सा और मारुति, तीनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली. पार्शियल और फुल ओलिगोपोली. Oligopoly is partial when the industry is dominated by one large firm which is considered or looked upon. जैसे कि ऐसा हो सकता है कि ओलिगोपोली मतलब क्या है, बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा सेलर्स है, लेकिन उसमें भी एक ऐसा सेलर है जो डोमिनेंट पोजीशन पे है, और जिसे देख के बाकी के लोग अपने स्टेप्स लेते हैं. ठीक है, अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन पे है तो उसे कहेंगे हम पार्शियल ओलिगोपोली, और जहाँ पे ऐसी कोई डोमिनेंस वगैरह नहीं है उसे हम कहेंगे फुल ओलिगोपोली. सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली. Syndicated oligopoly refers to that situation where the firm sells their products through centralized syndicate. Organized oligopoly refers to the situation where the firms organize themselves into a central association for fixing prices, output, quotas. Syndicate oligopoly मतलब क्या है कि ओलिगोपोली मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं सब अपने अपने हिसाब से प्राइस वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं. लेकिन ऑर्गेनाइज में क्या होता है, सब लोग एक साथ आके बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस रेंज में हम प्राइस डिसाइड करेंगे. ठीक है, प्राइस रेंज हमारा ये होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट. Strategic interdependence. The most important feature of oligopoly is interdependence in decision making of the few firms which comprise the industry. Since there are only few sellers, there will be intense competition among them. Under oligopoly, each seller is big enough to influence the market. A firm has to necessarily respond to its rival's action, and simultaneously the rival also respond to the firm's action. This is because when the number of competitors is few, any change in the price, output, product by a firm will have a direct effect on the fortunes of the rivals. जैसे कि ऑटोमोबाइल क्या हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया हमारे लिए ओलिगोपोली. ठीक है, जैसे ही मान लो डस्टर कार आई थी, ठीक है, तब सीडैन नहीं, एसयूवी का इतना चलन नहीं था, इतना क्रेज़ नहीं था. फिर डस्टर आई. डस्टर आने के बाद में महिंद्रा ने XUV 500 लॉन्च किया. उसके बाद में ह्युंडई ने क्रेटा लॉन्च किया. उसके बाद में मारुति ने ब्रेजा लॉन्च किया. उसके बाद में टाटा ने हेक्सॉन लॉन्च किया. तो कैसा है कि कॉम्पिटिटर ने कुछ डिसीजन लिया, उसको देखते से ही बचे हुए जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उस मार्केट में उसे फॉलो करने लग जाते हैं. तो स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस मतलब एक कंपनी ने कुछ लॉन्च किया तो बची हुई कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी उस कंपनी के हिसाब से मोल्ड करने लग जाती है, वही फीचर्स लाने लग जाती है. इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट. देखो इसमें कैसा है, एकदम स्मॉल डिफरेंस है. जैसे कि अगर देखेंगे हम बलेनो, एंड स्विफ्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत निग्लिजिबल फ़र्क है ना, बहुत निग्लिजिबल डिफरेंस है. फीचर्स में भी बहुत कम फ़र्क है और प्राइसिंग में भी बहुत कम फ़र्क है.
तो हमें बेचना है तो कैसे बेचेंगे? मार्केटिंग जिसकी स्ट्रांग होंगी, जो दिखेगा वो बिकेगा, जिसकी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रांग होंगी वो प्रोडक्ट सेल होगा। ग्रुप बिहेवियर, the theory of oligopoly is a theory of group behavior, not of mass or individual behavior, and to assume profit maximizing behavior on the oligopolist part may not be very valid. There is no generally accepted theory of group behavior. The firms may agree to pull together as a group in promotions of their common interest. The group may or may not have a leader. If there is a firm which acts as a leader, it has to get other to follow it. These are some of the concerns of the theory of group behavior, but one thing is certain: each oligopolist closely watches the business behavior of the other oligopolist. देखो, जैसे कि वो एक मूवी आई थी, कॉरपोरेट नाम की मूवी आई थी, मधुर भंडारकर की मूवीज़ थी, काफ़ी रियलिस्टिक मूवीज़ बनाते थे वो पहले, पेज 3, मेट्रो, कॉरपोरेट। तो वो जो कॉरपोरेट नाम की मूवी आई थी उसमें क्या था, दो बड़े कॉम्पिटिटर्स थे और दोनों भी एक दूसरे पे क्लोज वॉच रखते थे, ठीक है। यहाँ ग्रुप बिहेवियर कैसे बोला है कि जैसे कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट है, अब अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दी जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को दिक्कत आने वाली है, तो जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज़ है सब एकजुट हो जाती है। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में कुछ लॉ पास हो गया तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ है सब एकजुट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रुप बिहेवियर बोला है। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन इन एन ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ऑलिगोपोली इन फैक्ट डिस्क्राइब्स द ऑपरेशंस Oligopoly in fact describes the operations of a number of large corporations in the world. The operations of these markets are characterized by strategic behavior of a small number of rival firms. As mentioned above, the extent of power as well as profit depends to a great extent on how rival firms react to each other's decision. If the behavior is less competitive, that is, if the rival firms behave in a cooperative manner, firms will enjoy market power and can change its prices above the marginal cost. देखो, अगर जो राइवल फर्म्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है अपने, अगर वो एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे, वो एक में एक से ऐसा कार्टेलिंग जैसा हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, दोनों जैसे कि ए और बी दो फर्म्स है मार्केट में, और अगर कैसा होता है, दो तरह की कंपटीशन होती है। अगर ए 10 में बेच रहा है तो ये 9 में बेचेगा, अब ये 9 में बेच रहा है तो ये 8 में बेचेगा, ये 8 में बेच रहा है तो ये 7 में सेल करेगा। तो क्या आ रहा है, प्राइस कम कर रहे हैं, तो इसमें ए का भी नुकसान है, बी का भी नुकसान है। तो एक ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, लिखित में नहीं होती है, कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यार अपन प्राइस कम करके एक दूसरे का ही लॉस कर रहे हैं, तो हम 10 के नीचे नहीं बेचेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उससे कई गुना ज़्यादा रेट पे हम सेल कर सकते हैं, मतलब सुपर प्रॉफिट पॉसिबल हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, हम कहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, जहाँ MR इक्वल्स टू MC आता है ना, वह हमारा इक्विलिब्रियम आता है। लेकिन अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो हम MR ग्रेटर देन MC, इक्विलिब्रियम तो यहीं पे आएगा, लेकिन हम इस सिचुएशन में भी ऑपरेट कर सकते हैं, हम ज़्यादा रेट में भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑलिगोपोली मार्केट में। इट इज़ अज्यूम्ड बाय सम इकोनॉमिस्ट दैट ऑलिगोपोलिस्टिक फर्म्स इग्नोर्स देयर इंडिपेंडेंस एंड मेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। देखो, ये अपनी अपनी ओपिनियन की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमने ऊपर ही देखा वो इंटरडिपेंडेंट है। Some economists assume that an oligopolistic is able to predict the reaction pattern of his competitor, and on the basis of his prediction he makes decision. देखो, अब हमें prediction possible होता है कि अब क्रेटा में और नया कौन सा फीचर आएगा, हमारा कॉम्पिटिटर नया क्या करने वाला है, तो हमारा कॉम्पिटिटर जो मूव लेने वाला है उसके पहले हम उसके अकॉर्डिंगली मूव ले लेते हैं। The third approach is that the oligopolistic enter into agreement and try to pursue their common interest. They jointly act as a monopoly or organization and fix their prices in such a manner that the joint profits are maximized. देखो, गिनती के 10-12 लोग हैं मार्केट में, अब हम एक दूसरे से ही कंपटीशन करने बैठे तो हमारा ही नुकसान है, तो हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। मतलब
एक्चुअल में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन एक एग्रीमेंट जैसे होगा। इसका एग्जांपल है ओपेक। ओपेक ओपेक कंट्रीज है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जहाँ पे तेल निकलता है। अरब सऊदी अरब की गल्फ कंट्रीज, उन लोगों का कैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक एग्रीमेंट जैसा बना हुआ है कि हम इससे कम में नहीं बेचेंगे, ये सारी बातें उनकी, ठीक है। प्राइस लीडरशिप, कार्टेल्स आर ऑफन फॉर्म्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर देर आर फ्यू फर्म्स all of which are similar in size. A group of firms that explicitly agree to coordinate their activities is called cartel. Most cartels have only subset of producers. If the participating producers stick to the cartels agreement, the cartels will have a high market power and earn monopoly profit, especially when the demand for the product is inelastic. But it is possible that there is a dominant or a large firm surrounded by a large number of small firm. देखो कार्टेल करना मतलब क्या होता है, सब मिल जाना, सब मिल के कार्टेल करना। कार्टेल मतलब एक ग्रुप फॉर्म कर लेना, जिसके वजह से क्या होगा, हम महंगे में सेल कर सकते। कार्टेलिंग, कंपटीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंगली कार्टेलिंग अलाउड नहीं है। अगर आप कार्टेलिंग करते हो तो आपको भारी जुर्माना पे करना पड़ता है, तो कार्टेलिंग वैसे अलाउड नहीं है। तो कार्टेलिंग हो सकता है इसमें, मतलब कैसा है, कार्टेलिंग हो सकता है ना। कार्टेलिंग हुआ तो सारी फर्म म्यूचुअली एग्री हो जाएंगी और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई लीडर बन जाता है, एक कोई डोमिनेंट पोजीशन में होता है और बचे हुए स्मॉल फर्म्स उसको फॉलो करती है, बचे हुए स्मॉल फर्म्स उसको फॉलो करती है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है इसमें, एक कोई लार्ज प्लेयर डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाता है और बचे हुए स्मॉल फर्म्स उसको फॉलो करते हैं। अब देखेंगे किंग द डिमांड कर्व। किंग मतलब ऐसा जो होता है, इसको कहते हैं किंग, इसको कहेंगे किंग, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन मैनी ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज प्राइस रिमेन स्टिकी एंड इनफ्लेक्सिबल। देखो ओलिगोपोली में क्या बोलते हैं, प्राइस नहीं, क्या स्टिकी एंड इनफ्लेक्सिबल है। मतलब एक बार जो प्राइस डिसाइड हो गया, काफ़ी समय तक के वही प्राइस चलते रहता है। जैसे कि टूथपेस्ट में कई समय से एक ही प्राइस चल रहा है, 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ के रेंज में टूथपेस्ट मिलेगा। या कार बोलो, जो हैचबैक है अराउंड 6 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में हैचबैक मिलेंगी। तो ये क्या हो गया, स्टिकी एंड इनफ्लेक्सिबल प्राइस हो गया। क्या हो गया, सभी लोग जैसे कि अल्ट्रॉस बोलो, टाटा बोलो और मारुति बोलो या नेक्सा बोलो, सब इसी प्राइस रेंज में करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर किसी ने प्राइस कम कर दिया तो उसका सेल बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो भी अपना प्राइस कम कर देंगे, देखो अब कोई भी अपना प्राइस कम क्यों करता है, 3 प्लेयर है, टाटा, मारुति और नेक्सा, ठीक है। अब मान लो टाटा ने प्राइस कम कर दिया, टाटा प्राइस कम क्यों करेगा, क्योंकि उसका सेल बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही टाटा प्राइस कम करता है वैसे ही मारुति और नेक्सा भी प्राइस कम कर देते हैं, फिर तो बात वही होगी, सबके प्राइस फिर से सेम हो गई, है ना। तो ऐसे में कोई प्राइस कम करना चाहेगा क्या, नहीं, सब बोलेंगे यार इसमें तो तेरा भी नुकसान है मेरा भी नुकसान है, तो प्राइस जो है वही चलने दो। अब मान लो ऐसा होता है कि अगर समझो टाटा प्राइस बढ़ाता है, अगर टाटा प्राइस बढ़ा देता है, टाटा ने प्राइस अगर टाटा ने बढ़ा दी, तो क्या होगा, मारुति और नेक्सा अपनी प्राइस नहीं बढ़ाते। क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं यार हमें तो ऐसे ही प्रॉफिट हो रहा है, अभी हम सुपर प्रॉफिट वाली सिचुएशन में या अच्छी प्रॉफिट वाली सिचुएशन में और बेफिजूल में प्राइस बढ़ाएंगे तो सेल कम होगा, तो क्यों प्राइस बढ़ानी है। तो टाटा अगर प्राइस बढ़ाता है और बचे हुए 2 लोग प्राइस नहीं बढ़ाते तो टाटा का सेल कम हो जाता है, तो इसलिए टाटा भी कभी प्राइस नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ क्या होता है, ना हम प्राइस बढ़ाते हैं ना प्राइस कम करते हैं। अगर प्राइस बढ़ाया तो एकदम से डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम किया तो डिमांड थोड़ी बढ़ती है, लेकिन फिर एकदम से बाकी के लोग भी कम कर देते हैं प्राइस, तो फिर डिमांड वापस से कांस्टेंट जैसी हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, किंग्ड डिमांड कर्व है। ओलिगोपोली में जनरली किंग्ड डिमांड कर्व दिखता है, एक प्राइस पे स्टेबल रहता है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड एकदम से कम हो जाती है, लेकिन अगर प्राइस कम की तो डिमांड बढ़ती है लेकिन कम स्पीड में बढ़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा किंग्ड डिमांड कर्व। इसका थ्योरी आपको पढ़ना है।
अदर इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स, ठीक है, हमने मोनोपोली देखा, मोनोपोलिस्टिक देखा, ओलिगोपोली देखा, परफेक्ट कंपटीशन देखा, अब और देखेंगे डिओपोली। डिओपोली मतलब मोनोपोली का बड़ा भाई, मोनोपोली में सिर्फ एक होता है, डिओपोली में दो है, दो कॉम्पिटिटर्स है बस, ओनली टू फर्म्स है। मोनोप्सोनी इज अ मार्केट कैरेक्टरिस्टिक बाय सिंगल बायर। देखो पॉली म्हणजे बहुत सारे, सेलर की बात हो रही थी अभी तक, यहाँ आप क्या हो गया, मोनोस्पोनी मतलब सिंगल बायर की बात हो रही है, सिर्फ एक ही व्यक्ति बाय कर रहा है, एक ही व्यक्ति अगर बाय कर रहा है तो मोनोप्सोनी। जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन कौन बाय करेगा, सिर्फ इंडियन आर्मी बाय करेंगी, तो वो क्या हो गया, मोनोप्सोनी हो गया। ऑलिगोसोनी, यहाँ क्या होगा, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स एंड इज मोस्टली रेलेवेंट टू द फैक्टर मार्केट। तो जो हमने वहाँ पे मोनोपोली ओलिगोपोली देखा वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब यहाँ मोनोप्सोनी ओलिगोप्सोनी ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायलैटरल मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल बायर एंड अ सिंगल सेलर। ऐसा मार्केट जहाँ पे सिर्फ एक बायर है और एक सेलर है, उसे हम कहेंगे बायलैटरल मोनोपोली। तो मोनोपोली में मतलब सिंगल सेलर, मोनोप्सोनी मतलब सिंगल बायर, डुओपोली मतलब दो सेलर, ओलिगोपोली मतलब कुछ सेलर है, 10 15 20 सेलर है, ओलिगोप्सोनी मतलब कुछ बायर है, 10 15 20 बड़े बड़े बायर्स है, बायलैटरल मोनोपोली मतलब सिंगल बायर है, सिंगल सेलर है। तो इसी के साथ साथ हमारा 4th टॉपिक ख़त्म हुआ, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के साथ साथ हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आई डोंट नो द रीज़न, गॉड नोज़ क्या रीज़न है, स्टिल आई वुड रिकमेंड देख लेना चाहिए आपने।